जिसके पीछे 100 सिर, 100 सामंत वतन और वचन के लिए सिर कटाने को तैयार हों, वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान होता है। पृथ्वीराज चौहान की किस गलती की सजा भुगत रहा है हिंदुस्तान? कितनी बार इतिहास की गलतियों को दोहराया गया हमारे नेताओं ने? क्यों उदारता एक लिमिट तक अच्छी है? वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज। पृथ्वीराज चौहान का नाम शूरवीरों में गिना जाता है और जिस पर अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज चौहान 3 जून को रिलीज होने जा रही है, जिसमें पृथ्वीराज की शूरवीरता का जिक्र है। लेकिन कहते हैं खूबियां हर कोई गिना देता है लेकिन खामियां कोई नहीं। तो आपको पृथ्वीराज चौहान की उस गलती के बारे में बताने जा रहे हैं जो भारत बार बार कर रहा है। बात कुछ 12वीं सदी के आखिरी दशक की है। अफगानिस्तान के गौर साम्राज्य के मोहम्मद गौरी ने दिल्ली सल्तनत पर चढ़ाई कर दी। सामने थी पृथ्वीराज चौहान की विशाल सेना। दोनों के बीच तराइन में भीषण जंग हुई। पृथ्वीराज की बहादुरी के आगे गौरी की सेना के पांव उखड़ने लगे। खुद गौरी घायल होकर गिर पड़ा। उसके एक सैनिक ने उसे घोड़े की पीठ पर लादा और वापस अपने शिविर की ओर भागा। पृथ्वीराज की तलवार और गौरी के सिर के बीच नाम मात्र की दूरी थी, लेकिन पृथ्वीराज ने गौरी के खून से अपनी तलवार की प्यास नहीं बुझाई। उल्टा उसने उदारता दिखाई और मैदान छोड़कर भागते हुए शत्रु पर वार नहीं किया। पृथ्वीराज की ये उदारता भारत को बहुत भारी पड़ी। इस युद्ध के ठीक 1 साल बाद गौरी ने तराइन के मैदान में फिर पृथ्वीराज को ललकारा और उस युद्ध के नतीजे ने भारत का इतिहास बदल दिया। भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव पड़ गई। हर कोई अपने इतिहास से सबक लेता है, इतिहास होता ही है इसलिए, लेकिन भारत ने अपने ही इतिहास से कोई सबक नहीं लिया। उसने पृथ्वीराज वाली गलती दोहराई, वो भी एक नहीं कई बार। इसी गलती का नतीजा है पाकिस्तान और कश्मीर समस्या। पहली बार ये गलती दोहराई 1947 में हुई। उस वक्त तमाम रियासतों का भारत में विलय हो रहा था और मसला फंसा जम्मू और कश्मीर को लेकर। वहां के राजा हरि सिंह थे। वह जम्मू कश्मीर को आजाद रखना चाहते थे, लेकिन भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद उनके मुस्लिम सैनिकों ने बगावत कर दी। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की नजर भी कश्मीर पर थी। उन्होंने तो साफ कह दिया कि अगली ईद श्रीनगर में मनाएंगे। फिर अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान के कबायली लड़ाके भी कश्मीर में घुस आए और पाकिस्तानी सेना और कबायली लड़ाकों ने मिलकर जमकर लूटपाट और मारकाट मचाई। महाराजा हरि सिंह के पास कोई चारा नहीं बचा। उन्होंने मदद के लिए भारत से गुहार लगाई, लेकिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने साफ कह दिया कि पहले महाराजा विलय प्रस्ताव पर दस्तखत देंगे और फिर ही भारत उनकी हिफाजत करेगा। विलय के दस्तावेज रातों रात महाराजा के पास पहुंचे और उन्होंने उस पर हस्ताक्षर किया। यहाँ तक सब कुछ भारत के पक्ष में था, लेकिन फिर प्रधानमंत्री नेहरू ने पृथ्वीराज वाली गलती की, जिसे पूरे कश्मीर पर भारत का हक था, जिसे भारत अपनी सैन्य ताकत के बल पर हासिल भी कर सकता था। उस मामले को लेकर नेहरू यूएन पहुंच गए। उनका कहना था कि यूएन जैसी किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की निगरानी में जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह होना चाहिए, ताकि वहां की अवाम तय कर सके कि वो भारत के साथ रहना चाहती है या फिर पाकिस्तान की। आज भी पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नेहरू के नहीं बल्कि उन्हीं बयानों की दुहाई देता है और जम्मू कश्मीर पर अपना हक जताता है। तब चीन भी ऐसी स्थिति में नहीं था कि वो पाकिस्तान की कोई मदद कर पाता। फिर 1947 के बाद 1965 में भारत के सामने फिर कश्मीर मसला सुलझाने का मौका आया। पाकिस्तान के करीब 30,000 सैनिक भारतीय सीमा में घुस आए। उन्होंने कश्मीरियों की वेशभूषा पहन रखी थी, फिर भी हिंदुस्तानी सैनिकों को इसकी भनक लग गई।
भारत ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की और अपने तोपखाने की मदद से 3 महत्वपूर्ण पहाड़ी ठिकानों पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी भारतीय सैनिक 8 किलोमीटर तक अंदर घुस गए। पाकिस्तानियों को तो यहाँ तक लगने लगा था कि उसके कब्जे वाले कश्मीर का बड़ा शहर मुजफ्फराबाद भी भारत के पास जाने वाला है। उसने भारतीय सैनिकों को पीछे हटाने के लिए ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू किया, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की अगुवाई में भारत ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय सैनिकों ने पंजाब सीमा में एक नया मोर्चा खोला और लाहौर तक पहुंच गए। हालात इस कदर गंभीर थे कि अमेरिका ने कुछ समय के लिए युद्ध विराम की अपील की ताकि वो लाहौर से अपने नागरिकों को निकाल सके। भारत ने पाकिस्तान के सैकड़ों टैंक तबाह कर दिए, उसके 710 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर लिया। इसमें सियालकोट, लाहौर और कश्मीर के उपजाऊ इलाके भी शामिल थे। भारत को पाकिस्तान के मुकाबले युद्ध में धन बल का काफी कम नुकसान हुआ। उस जंग में भारत हर मोर्चे पर पाकिस्तान से आगे था और पाकिस्तान का दिल कहे जाने वाले लाहौर तक पहुंच गया था। फिर भी भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 11 जनवरी 1966 को अपने पाकिस्तानी समकक्ष अयूब खान से ताशकंद में समझौता कर लिया और दरियादिली दिखाते हुए जीते हुए हिस्सों को भी छोड़ने के लिए राजी हो गए। भारत के पास पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का सबसे सुनहरा मौका साल 1970 में मिला। दरअसल भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद 1950 में बंगाली अस्मिता और उसकी पहचान को लेकर तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में भी आज़ादी के लिए संघर्ष शुरू हो गया। उस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत ने बगावत को किसी तरह दबा दिया, लेकिन 1970 का दशक आते आते विद्रोह अपने चरम पर पहुंच गया और पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की बढ़ती लोकप्रियता और बगावत से पश्चिमी पाकिस्तान के हुक्मरान आजीज का आ गया। उन्होंने विद्रोह दबाने के नाम पर सेना को अवाम पर जुल्म करने की खुली छूट दे दी। महिलाओं के साथ दुष्कर्म आम बात हो गई। आखिरकार मुजीबुर रहमान ने भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मदद मांगी। पाकिस्तान उस जंग के बाद भी नहीं सुधरा और उसका नापाक इरादों वाला छद्म आज भी जारी है। महान नीतिज्ञ चाणक्य ने कहा था कि अपने शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। उन्होंने शत्रु की तुलना कर्ज और रोग से की थी। उनका कहना यह था कि अगर आप शत्रु को कर्ज और रोग की तरह समय रहते समाप्त नहीं कर देंगे तो वो हमेशा आपकी जान का दुश्मन बना रहेगा। लेकिन दुर्भाग्यवश चाणक्य की बात ना तो पृथ्वीराज ने मानी, ना ही जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और ना इंदिरा गांधी ने, और ना ही आज के नेता ने अपनी गलती को सुधार रहे हैं। उदार होना अच्छा है, लेकिन हमेशा नहीं। उम्मीद है पृथ्वीराज चौहान की फिल्म देखने के बाद इस पर अमल किया जाएगा और भविष्य को बेहतर बनाया जाएगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें ये कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और नए कंटेंट के साथ। तब तक खुश रहें, सेफ रहें, बने रहिए मेरे साथ।